मोदी ही नहीं, अमित शाह भी फरार। भगवान भरोसे भाजपा उम्मीदवार, हरियाणा का ये है हाल। हरियाणा में प्रियंका विनेश ने समा बांधा। 84 साल के खड़गे भी थक नहीं रहे चुनाव प्रचार करने से। लेकिन नरेंद्र मोदी फरार हैं, अमित शाह फरार हैं। ये बात कि नरेंद्र मोदी हरियाणा से फरार हो गए हैं, चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले फरार हो गए हैं। सबसे पहले हमने ही आपसे इसी शो में एक दिन पहले बात की थी और आज इस विषय पर पूरे देश में चर्चा बन गई है। आप ये पूछेंगे कि कल जब शो किया था तो उसी विषय पर आज क्यों कर रहे हैं? आज उसमें एड ऑन फैक्टर हैं, राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। नरेंद्र मोदी ही नहीं, अमित शाह भी फरार हैं। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए, अगर कहीं से कोई सूचना नहीं हो, अमित शाह की रैली पता चलेगा 3 दिन पहले रैली हुई थी, वो और पहले से फरार हैं। और तो हरियाणा में भी होना चाहिए। राहुल गांधी की कल रैली थी, आज नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी क्या हरियाणा से फरार थे? नहीं। सुबह सवेरे महात्मा गांधी को याद करने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री को याद करने के बाद वो हरियाणा की जनता के बीच पहुंचे। आप ये जो तस्वीर हमारे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, उसके नीचे, सबसे नीचे राहुल गांधी उन महिलाओं के साथ हैं, उन बच्चों के साथ हैं जब बीते समय में राहुल गांधी हरियाणा गए थे, महिलाओं के बीच खेतों पर थे। और वही महिलाएं जब बाद में उस फसल का पौधा अपने बच्चे को देकर के सोनीपत में भेजती हैं और वो उनको ग्रहण करते हैं, वही महिलाएं आज राहुल गांधी को दोबारा अपने बीच पा करके बहुत प्रफुल्लित हैं और वो कह रही हैं कि राहुल जी, चुनाव खत्म हो तो शादी कीजिए और हमको उसी तरह अपने घर में बुलाइए जिस तरीके से सोनिया जी ने हमें अपने घर में बुलाया और खाना खिलाया। वहां नृत्य भी हुए। ये सब बीते समय की बात है। लेकिन राहुल गांधी हरियाणा में है, नरेंद्र मोदी कहां चले गए? नरेंद्र मोदी झारखंड चले गए। झारखंड, आप सोचेंगे झारखंड भी तो इस देश में ही है। बिल्कुल है, देश थोड़े छोड़े हैं, प्रदेश छोड़े हैं, हरियाणा छोड़े हैं। वो प्रदेश जहां चुनाव हो रहा है, वो प्रदेश जहां अंतिम समय में चमत्कार करने के लिए जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी की सबको आवश्यकता है। या फिर मान ले क्या कि भाजपा के उम्मीदवारों ने नरेंद्र मोदी का डिमांड करना छोड़ दिया, अमित शाह का डिमांड करना छोड़ दिया। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की डिमांड खत्म हो गई उम्मीदवारों के बीच में, तो इस बीजेपी में है कौन जो बीजेपी की डूबती नैया को आगे बढ़ा सकता है? कौन है हरियाणा में जो बीजेपी को बचा सकता है? ये बड़ा सवाल है, चिंता का सवाल है बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस तो प्रसन्न है। कांग्रेस तो देख रही है कि हम जिस नैरेटिव पर चल रहे हैं और बीजेपी को जिस तरह से चलाना चाह रहे हैं, बीजेपी वैसे चल रही है। ये हाल है कि आज एक सर्वेयर जो बहुत नामचीन है, संजय सिंह जी, आप जानते हैं, CSDS के हैं, वो चैनल में कहते हुए सुने गए कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है। उनके बोलने की भाषा यह है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। इसका मतलब इसको थोड़ा सा, इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? बोलिए ना कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की हो गई है हरियाणा में। और ये बात तो हमको पहले से मालूम है।
हम तो अपने दर्शकों से लगातार बात कर रहे हैं कि इस देश के सर्वेयर में इतना दम ही नहीं है कि वो सच्चा सर्वे दिखा सके। राहुल गांधी सिर्फ हरियाणा में नरेंद्र मोदी से पॉपुलैरिटी में आगे नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी है, देश के सभी प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है जहां चुनाव होना है, झारखंड में भी है, देश के सभी प्रदेशों में नरेंद्र मोदी से आगे हैं राहुल गांधी। लेकिन इस देश के चुनाव सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां बीजेपी के पॉकेट में है, मोदी शाह अडानी अंबानी के पॉकेट में है, और इस वजह से वो अपनी बात दिल खोलकर कह नहीं पा रहे हैं। ये हालात बने हैं। लेकिन हम तो इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या करें भाजपा उम्मीदवार मोदी शाह फरार। अब आपको हम वहां भी ले चलते हैं, झारखंड में जहां नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अगर वहां की बात ना करें तो कैसे बात पूरी हो। झारखंड में आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, जमशेदपुर में उनकी सभा हुए। जमशेदपुर में वो मेरे ख्याल से 15 सितंबर रहा होगा जब उन्होंने सभा की थी। 15 हो या 16 हो, डेट इधर उधर एक दो दिन हो सकता है। लेकिन एक बार फिर 2 अक्टूबर को वो जमशेदपुर में ही पहुंचे सभा करने, और सभा करके क्या बोलते हैं लोकसभा चुनाव के समय में झारखंड आया था, उस समय बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे थे। मोदी जी आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? 15-16 दिन पहले जमशेदपुर आए थे, उसकी चर्चा भूल गए आप? लोकसभा चुनाव में आया था उसकी चर्चा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें तब सक्रिय थी। तो चुनाव में तो आप जीत गए ना। 400 का सपना पूरा नहीं हुआ, 300 का सपना पूरा नहीं हुआ, 240 आया, वह भी येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीति के तहत आया। और उसके बाद आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात याद करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात याद मत कराइए मोदी जी, कौन आपका सलाहकार है? क्यों, वरना ये सारे चुनाव पलट जाएंगे। लोकसभा चुनाव वाला जज्बा अगर पैदा हो गया तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत और पतली हो जाएगी। भूल जाइए लोकसभा चुनाव। लेकिन मोदी जी लोकसभा चुनाव याद कर रहे हैं। आपको और एक विडंबना की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की चिंता सिर्फ भाजपा ने की है। झारखंड राज्य का गठन भाजपा ने किया। आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति भाजपा ने बनाया। बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भाजपा ने की। ये तमाम बातें बोलते हैं, लेकिन कहां बोलते हैं? झारखंड में जमशेदपुर में बोलते हैं। जमशेदपुर जहां पर कि आदिवासियों की आबादी कम है, गैर आदिवासी डोमिनेट करते हैं जमशेदपुर में, वहां पर वो बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी खराब हो गया है। और डेमोग्राफी खराब हो गया है तो जमशेदपुर की डेमोग्राफी कैसे अच्छी हो गई है? क्या जमशेदपुर में आदिवासी ज्यादा है? कितना परसेंट है? 10%, 5% के बीच में है फिगर। 30-25% भी नहीं है जमशेदपुर में आदिवासी। जमशेदपुर शहर की बात कर रहा हूं, लेकिन वहां ये डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफी में इनके कहते हैं घुसपैठिए हैं। आपको याद दिलाते बहुत इंपॉर्टेंट बात। वो कह रहे हैं कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं, और तीनों दुश्मन कौन है? जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। अरे सीधे इंडिया गठबंधन बोलिए ना। इंडिया गठबंधन आपका स्पर्धी है मोदी जी। चुनाव में कोई दुश्मन नहीं है, वरना वो लोग भी आपको दुश्मन मानने लगेंगे। तब क्या कहेंगे? दुश्मनी मत करिए, मोहब्बत बांटिए। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है।
अब आप समझिए, घुसपैठियों से डरा रहे हैं झारखंडियों को। क्या झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठियों को बुलाया? घुसपैठियों को इस देश में घुसने कौन दिया? यह अमित शाह का फेल्योर है कि घुसपैठी देश में घुस आए, और उसके लिए आप झारखंड की जनता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब एक बात समझिए, बड़ी संख्या में जब लोग घुसपैठिए ही सही घुस आते हैं, तो हिंदुस्तान की जनता उसको मारती काटती नहीं है, उसको शरण देती है। ये आज का नहीं, अतीत का इतिहास है इसका। 1971 में बांग्लादेश से भागे हुए शरणार्थियों को, चाहे हिंदू थे या मुसलमान थे, हिंदू ज्यादा थे, बाद में मुसलमान भी आए, सबको यहाँ शरण मिला। और लेकिन हम ये नहीं कहते घुसपैठियों का समर्थन कीजिए, घुसपैठियों को जगह दीजिए, लेकिन जनता ये काम नहीं करती है। सरकार इस काम को करती है कि घुसपैठिए देश में ना आए। जनता को भड़काने से कुछ नहीं होगा। जनता क्या खून करेगी उन लोगों का जो विदेश से चले आए हैं? अराजकता फैलाना चाहते हैं आप क्या? सरकार के तौर पर आप बॉर्डर पर रोकिए घुसपैठियों को देश में आने से। डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, इसकी चिंता सरकार करेगी कि केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार करेगी? यानी मोदी जी जो बम फेंक रहे हैं, वो बम उनके ही खेमे में विस्फोट हो जा रहा है। लेकिन मूल बात, मैं थोड़ा झारखंड को थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज कर गया, इसलिए एम्फेसाइज कर गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जो मुद्दा हरियाणा में उठाना चाह रहे थे वो उठ ही नहीं पा रहा था। उनकी बात पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था। अब कांग्रेस का भूत जेएमएम में घुस गया ये बोल रहे हैं। हरियाणा में क्या बोलते, कांग्रेस का भूत किस में घुस गया? कोई जगह ही नहीं बोलने की। कांग्रेस साक्षात खड़ी है, उसका भूत क्या? लड़ लो सामने। कांग्रेस से डर लगने लगा, भूत मानने लगे। ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण का स्तर है, कितना नीचे गिरेंगे। और इस स्तर से क्या राहुल गांधी का मुकाबला हो पाएगा? राहुल गांधी का भाषण देने का जो स्तर है लगातार ऊंचा और बहुत ऊंचा होता चला जा रहा है। ये कोई तारीफ की बात नहीं है। बहुत अच्छे ऑरेटर माने जाते थे नरेंद्र मोदी, बोलते थे, भीड़ उनके साथ बोलती थी, वो जो चाहे वो भीड़ से करवा लेते थे। पूरे देश से उन्होंने जो चाहा करवाया, तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, लाइट ऑफ कराया, लाइट ऑन कराया, क्या कुछ नहीं कराया। देश की जनता ने उनकी बात मानी। लेकिन आज स्थिति उलट गई है, स्थिति पलट गई है। देश की जनता नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने जनता की नब्ज को समझ लिया है, जनता के दुख दर्द को समझ लिया है, दुख दर्द के कारण को समझ लिया है, और उसका निवारण बताने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, रैलियों में समझा रहे हैं। राहुल गांधी मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण दे देना है। सिर्फ भाषण देने से शब्द जरूर अच्छे हो जाते हैं, शब्द के भीतर आत्मा नहीं आती। आत्मा तब आती है जब जनता से कनेक्टिविटी होती है, वरना हर विद्वान आदमी अच्छा भाषण दे लेता, हर प्रोफेसर अच्छा वक्ता हो जाता, नहीं होता है। अच्छा वक्ता होने के लिए जनता से जुड़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और ये कॉन्फिडेंस की भी बात होती है। मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी जी को भाषण देना नहीं आता, बहुत अच्छा आता है। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो पूरे देश से जो चाहे वो करवा लेते थे, साइकोलॉजी समझते थे। लेकिन आज क्या हो गया है नरेंद्र मोदी को? राहुल गांधी ने कहा था ना, बारंबार कहा था कि हमने नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि मैं संसद में देखता हूं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भाषण देता हूं, मोदी जी भाग जाते हैं, रुक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, आंख नहीं मिला पाते। ये बदलाव आया है। तो जब कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं कि जुबान से शब्द जो है वो साथ नहीं देते,
वक्तव्य में भावनाओं का। यही हो रहा है मोदी जी के साथ। मोदी जी के भाषण का जनता से कनेक्ट खत्म हो गया है। बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी। अब हो गया है कि मोदी आएंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, और ये बात लोकसभा चुनाव में स्थापित हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में जहां जहां मोदी गए, हरियाणा में भी, हरियाणा से बाहर भी, तो हरियाणा में तो जनता ने देखा कि जहां जहां मोदी गए वहां वहां बीजेपी चुनाव हारी, और इस चुनाव में भी वो कनेक्ट गायब है। जनता ने देख लिया। जनता देख रही है कि मनोहर लाल खट्टर को लेके आइए, वैसे ही बना हुआ वोट बिगड़ जाता है। नायब सिंह सैनी को लेके आइए, वैसे ही बना हुआ वोट बिगड़ जाता है। और खट्टर जी के जो प्रारंभिक आरएसएस काल के दोस्त हैं नरेंद्र मोदी को लाइए तो वोट और बिगड़ जाता है। अब इस हालात में नरेंद्र मोदी क्या करते? उन्होंने हरियाणा छोड़ने का फैसला कर लिया। चुनाव से 2 दिन पहले अमित शाह और 1 दिन पहले फरार हो गए। ये जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिस चुनाव मैदान से फरार हो जाए, बीजेपी की टीम चुनाव लड़ रही हो, भाजपा चुनाव लड़ रही हो, तो उस टीम में बचता कौन है? बचता कौन है? रुकता कौन है? ठहरता कौन है? ये आप जानते हैं पानीपत की लड़ाई के कैसे निर्णायक होती है। पानीपत की लड़ाई जो जीतता है वो दिल्ली की गद्दी का बादशाह हो जाता है, वो राज करता है हिंदुस्तान पर। कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो जीतता है वो देश पर राज करता है। और उसी तरीके से हरियाणा का इतिहास भी रहा है कि केंद्र और स्टेट में एक ही सरकार रहती आई है। ये बीजेपी पर भी लागू होता है। लेकिन अब बदल गया है, पूरा माहौल बदल गया है। हरियाणा कांग्रेस जीतने जा रही है, और निश्चित रूप से इसका कनेक्शन होगा कि दिल्ली भी, हरियाणा, दिल्ली का मतलब देश भी, कांग्रेस जीतने जा रही है। ये अब बहुत दूर की बात है, अभी तुरंत नहीं है, लेकिन चुनाव कभी भी हो सकते हैं। चुनाव कभी भी हो सकते हैं। बिहार हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह सुगबुगाहट है। भारतीय जनता पार्टी अंदर से कमजोर हो रही है। सहयोगी दल की बैसाखी में दीमक लग रहे हैं, और माहौल जो है चुनाव में हार के बाद, ये कभी भी किसी समय मध्यावधि चुनाव आ सकते हैं। इसकी तैयारी में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, लेकिन साहस नहीं है कि चुनाव जल्द करवा सके। पहले तो सोच रहे थे, लेकिन अब हालात और खराब होते जा रहे हैं। थोड़ा सा हम विषय को बदलते हैं दूसरी तरफ, कि आप देखिए विनेश फोगाट ने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ में ऐसा सलूक किया। विनेश फोगाट ने एक दिन में 3 पहलवानों को हराया। मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया। मोदी जी ने एक बार भी जरूरत नहीं समझी। और जैसे ही विनेश फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से प्रतियोगिता से बाहर होती हैं, नरेंद्र मोदी ट्वीट कर लेकर के तैयार हो जाते हैं, सांत्वना देने लगते हैं, मरहम लगाने लगते हैं। लेकिन ये मरहम नहीं, जख्म को कुरेदने वाले ट्वीट्स थे। आज जब विनेश फोगाट बताती है कि मेरे पास आया था नरेंद्र मोदी जी का फोन सीधे नहीं, अधिकारियों के माध्यम से कहवाया गया था कि नरेंद्र मोदी जी फोन पर बात करना चाहते हैं। मेरे सामने शर्त रखी गई कि 2 लोग रहेंगे, एक सोशल मीडिया का रिकॉर्ड करेगा, एक गाइडेंस देगा, और आपका कोई आदमी नहीं रहेगा, उसका रिकॉर्ड होगा और सोशल मीडिया में जाएगा। विनेश फोगाट ने कहा, मेरी टूटी हुई भावनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजाजत नहीं दे सकती। नहीं बात करती मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कह दीजिए, अगर बात करनी है बिना रिकॉर्डिंग बात करनी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस देश में
उस व्यक्ति को, उस प्रधानमंत्री को जो जो चाहा वो किया, जनता ने इतनी ताकत दी। उस प्रधानमंत्री को मना करने की ताकत विनेश फोगाट में है, तो वाकई वो बहादुर लड़की है। और उसने अपनी बहादुरी जंतर मंतर पर संघर्ष करके, पहलवानों की आवाज को बुलंद करके साबित की। विनेश फोगाट जब ये सच सामने लाती है जनता के सामने, तो जनता स्तब्ध रह जाती है। हरियाणा के लोग सोचते हैं कि हमारी इस बहादुर बेटी के साथ इतना कुछ होता रहा और हम फिर भी भाजपा के साथ बने रहे, फिर भी नरेंद्र मोदी के साथ बने रहे। ये बात आज एक एक महिला में, एक एक नौजवान में, एक एक किसान में, हरियाणा में समझ में सबको आ गई है। और समझाने वाला कारक स्वयं विनेश फोगाट हैं। समझाने वाले लोग स्वयं वो किसान हैं जिन्होंने मोदी और खट्टर सरकार की लाठियां खाई, मोदी और खट्टर सरकार के आंसू गैस सहे, मोदी और खट्टर सरकार की गोलियां बर्दाश्त की, जान गई, शहीद हुए। 700 लोग विपरीत मौसम की मार में लड़ते लड़ते शहीद हो गए किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए कभी किसानों से मिलने नहीं गए। इस बात को क्या कोई भूल सकता है? महिला पहलवान बमुश्किल 1.5-2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती रही, लाठियां खाती रही, घसीटी जाती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी बृजभूषण शरण सिंह के साथ में नए संसद भवन में दिखाई दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मानो इनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। क्या ये बात हरियाणा भुला देगा? हरियाणा एक एक बात को याद रखता है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी फरार हुए हैं, अमित शाह इसी वजह से फरार हुए हैं। और अब ये दोनों जब फरार हैं तो किसी और नेता की ये मजाल नहीं है कि वो आकर के हरियाणा में वोट मांगे। उम्मीदवार सोच रहे हैं भगवान भरोसे हम अपने दम पर जीत ले, जो सीट जितना हो, इन लोगों से हाय तौबा ये आएंगे तो हमें और डुबा जाएंगे। कोई डिमांड नहीं रह गई है उम्मीदवारों से कि मोदी जी आइए हम हमारे लिए चुनाव प्रचार कर दीजिए। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत हुई है। सबसे बड़ी खासियत इस चुनाव की यही है कि मोदी स्टार प्रचारक नहीं रह गए। स्टार प्रचारक चुनाव आयोग में दी गई लिस्ट में जरूर है, जनता ने उनको स्टार प्रचारक की गद्दी से उतार दिया है। अब आगे की लड़ाई राजनीतिक दलों को तय करनी है कि वो गद्दी से, प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतारने के लिए जनता को कैसे तैयार करती है, या जनता किस राजनीतिक दल के तहत लामबद्ध होती है। लेकिन हरियाणा की जनता ने तो प्रण भी ले लिया है और वो लक्षण भी दिखा दिए हैं और मोदी जी को बात भी समझ में आ गई है और वो रवाना भी हो गए हैं। ये जो बात हुई है ये बहुत बड़ी बात हुई है भारतीय राजनीति में। 10 साल पहले 2013 में जो बदलाव की आहट आई थी, अन्ना आंदोलन के इर्द गिर्द भ्रष्टाचार से लड़ाई का जो सपना, काला धन लाने का जो सपना दिखाया गया और सारी समस्याओं का जड़ जो है कांग्रेस को बताया गया, वो सारी चीजें 10 साल में स्पष्ट हो गई कि ये भाजपा सरकार तब भी झूठ बोल रही थी, अब भी झूठ बोल रही है। 35 रुपए में प्रति लीटर तेल लेने की बात कर रही थी, पेट्रोल डीजल देने की बात कर रही थी सरकार, आज 100 के पार हो गया। इसके बावजूद कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम रही, मगर ये उससे मुनाफाखोरी करने लगे। किसानों की डबल आमदनी करने की बात हवा हो गई, उनकी लागत बढ़ गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई लागत, खेती करना मुश्किल हो गया, ये हालात बन गए। रोजगार देने की बात करते थे, पूरे देश को बेरोजगारी के जंजाल में फंसा दिया, हरियाणा को नंबर 1 बना दिया। और ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी करते रहे और अग्निवीर जैसी योजना लेकर आते हैं कि 4 साल की नौकरी। अरे खुद 5 साल के लिए चुने जाओगे, नौजवानों को 4 साल की सेना में नौकरी दोगे? ये बात क्या समझ में नहीं आ रही थी? सबको समझ में आ रही थी, मगर आपको हम बताएं, टेलीविजन की डिबेट्स में हमें जीतने नहीं दिया जाता था।
क्योंकि हमारे सामने सेना के रिटायर्ड अफसरों को बिठा दिया जाता था। सेना के रिटायर्ड अफसर कहते थे कि अभी जो चीज आजमाई नहीं गई है उसके बारे में आप इतना नेगेटिव क्यों बोलते हैं, आप इसको आने दीजिए, आजमाने दीजिए, सेना मजबूत होगी, उसकी एवरेज एज कम होगी। ये तमाम बातें ये मुच्छड़ लोग कहा करते थे, सब जो सेना के अफसर बनकर बैठते हैं। और आज सबकी जुबान में ताले लग गए हैं, क्योंकि जनता ने अग्निवीर के खिलाफ में एक जबरदस्त आक्रोश है और इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। हमने जो जो भी बातें कही है आज तक सबकी सब सही साबित हुई है। भले ही उस गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनलों में हमारी आवाज दबा दी जाती हो, हमें कम बोलने दिया जाता हो, लेकिन जब भी हमने अपनी बात रखी है वो बात हमेशा से सही साबित हुई है। बुलडोजर को ये लोग न्याय बताते थे। सुप्रीम कोर्ट आज क्या कह रहा है? बुलडोजर को अन्याय हम शुरू से बताते रहे, लेकिन सारी मीडिया, ये सरकार सब मिलकर के बुलडोजर को सही ठहराती थी। कहते थे कि गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम कौन होते हो गद्दार को चुनने वाले? जब गोली मारोगे तो सबसे पहला गद्दार तो तुम ही हो गए। गोली मारना तो दूसरी गोली अपने सिर पे भी मार लेना कि तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। जो गोली मारता है वो मानवता का दुश्मन है, वो गद्दार है, वो अपने आप को देशभक्त कहेगा। लेकिन हमारी अदालत ने कहा मुस्कुरा कर कही गई बात में वो बात नहीं होती, मुस्कुरा कर कही गई बात थी। थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है बातचीत करते हुए, लेकिन जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि हरियाणा में अब चुनाव एक तरफा हो गया है, एक तरफा हो गया है। और प्रियंका गांधी और विनेश फोगाट इनकी मौजूदगी के बाद महिलाएं लामबंद हुई हैं, उनको उनकी बातें समझ में आ रही हैं। कैसे सम्मान की रक्षा की जाए ये बात उनको समझ में आ रही है। और इसी तरीके से ये लामबंदी पहले कांग्रेस लीड कर रही थी, अब बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेगी, इस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है हरियाणा का जहां तक सवाल है। और कल राहुल गांधी फिर से इंटरेक्शन सेशन चलाने वाले, वो नूह में जाएंगे और आसपास और एक दो जगह का प्रोग्राम आया है, उसके तहत वो हरियाणा में फिर से घूमेंगे और इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ में 10:30 बजे सुबह से ही। तो हरियाणा को कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी होगा और आखिरी दिन में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात का उनका ये है। और लोग जहां जीतने की संभावना है, जहां माहौल वो बदल सकते हैं, डिमांड उनकी सब जगह है, लेकिन वो एक जगह जाके फंसना नहीं चाहते, वो एक गति में हाइब्रिड मॉडल पर वो चुनाव प्रचार में लगे हुए, वो करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले दिन गिर गए थे, उनकी आवाज हो गई थी, उनका सेंस खत्म हो गया था, थोड़ी देर के लिए एकदम से आवाज रुक गई थी, लगा हार्ट अटैक हो गया कि क्या हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और बताया, कहा कि हम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं, नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतारने के बाद ही हम मरेंगे। इस बात का भी भाजपा वालों ने, अमित शाह ने तो ट्वीट लिख करके मजाक उड़ाया, कहा कि हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन आप में मोदी के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है। इसमें मोदी के खिलाफ नफरत की क्या बात है? एक नेता अपने प्रतिस्पर्धी को गद्दी से उतारने की बात कर रहा है तो ये राजनीतिक लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी के कोई दिवंगत होने की कामना नहीं कर रहा है, वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदा रहे, तब तो देखेंगे, तब तो वो सारे दिन देखेंगे जो आज दिन उनको देखने पड़ रहे हैं। अगर वो हार जाते चुनाव तो शायद ये दिन देखने न पड़ते। क्या कुछ नहीं देखना पड़ा है? शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है, इनका उद्घाटन किया हुआ शिवाजी की मूर्ति गिर जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्घाटन किया था? आज तक वो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी हुई है। एक के बाद एक पुल गिर जाते हैं, लगातार गिरते हैं, लेकिन वो सारे भ्रष्टाचार जो सामने आते हैं,
बड़ी बड़ी सड़कें इन्होंने बनाई, दावा करते हैं ये बना दिया वो बना दिया, कहीं टनल बनाए, कहीं सड़क बनाई, सब जगह पानी है, सब जगह सड़कें खुरच रही हैं, भ्रष्टाचार दिख रहा है। रेलवे में लगातार ट्रेनें बेपटरी हो रही हैं, ट्रेन दो हिस्सों में बट जा रही है, कुछ से कुछ हो रहा है। पहले तो इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि कुछ शरारती तत्व ऐसा कर रहे हैं, जिहादी शब्द भी उन्होंने कहा कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लगातार ये घटनाएं घट रही हैं और आप चाहे किसी को भी जिम्मेदार बताइए, पकड़ने का काम भी आपका ही है, नहीं होने देने का काम भी आपका ही है, लेकिन घटनाएं हो रही हैं और आप झूठ बोल रहे हैं इस वजह से हुई उस वजह से हुई। जब लगातार ऐसी घटनाएं घट रही तो हो सकता है एक दो जगह शरारती तत्व तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, लेकिन लगातार जो घट रही घटनाओं पर नजरें फेर लेने से आपका भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले पैसा लेना, एक्सटॉर्शन करना, ये भी दिन नरेंद्र मोदी को देखने पड़ गए हैं। हरियाणा की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ईडी दोनों मिलकर के बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के विजेंद्र दोनों के लिए पैसे जुटा रहे थे, धमकी देकर के एक्सटॉर्शन ले रहे थे। इससे भी खतरनाक कोई बात हो सकती है? सत्ताधारी दल, उस देश की सरकार, उस देश की प्रीमियर एजेंसी, उस देश की वित्त मंत्री, वो पैसे उगाही कर रहे हैं। ये क्या नरेंद्र मोदी की इजाजत के बगैर हो रहा है? अमित शाह की इजाजत के बगैर हो रहा है? ये पूरी टीम ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई लगती है, पूरी टीम भ्रष्टाचार में डूबी हुई लगती है। हर मामले में ये एक्सपोज हो रहे हैं। हरियाणा की जनता ने सबसे पहले एक्सपोज कर दिया और बेकारी बेरोजगारी क्यों है, कैसे है, ये हरियाणा की जनता ने महसूस कर लिया। परिवार आइडेंटिटी कार्ड, परिवार पहचान पत्र और उस परिवार पहचान पत्र को कैसे परेशान पत्र में बदल दिया गया, इसको हरियाणा की जनता भुगत रही है। और इस चीज को राहुल गांधी बेनकाब कर रहे हैं, इस चीज को प्रियंका गांधी बेनकाब कर रही हैं और पूरे हरियाणा का परिवार इस रियलिटी को समझ रहा है कि ये दोनों जो बोल रहे हैं सच्ची बात बोल रहे हैं, हमारे हित की बात बोल रहे हैं और इसका कोई प्रतिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी कुछ बोल रहे हैं और वो गलत है, तो इसका जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? है ही नहीं जवाब। वो कुछ और बात करने लग जाते हैं, वो अतीत में चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान में चले जाते हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, लेकिन हरियाणा के मूल मुद्दों पर बात नहीं करते। यह सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट होने के बाद में ये मोदी शाह फरार हो गए हैं। अब उनको अगला चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड दिख रहा है, वहां जाने की सोच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है और झारखंड में भी वैसे ही हालात हैं। अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो पहले से लिख लीजिए, महाराष्ट्र और झारखंड में सिर्फ अंतर देखना बाकी रह जाएगा कि कितने बड़े मार्जिन से चुनाव बीजेपी हारती है। इससे ज्यादा कोई नतीजा बदलने वाला नहीं होगा। यह सच्चाई है, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। राजनीति बदल दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने वो बात समझा दी है जिसको आज तक बड़े बड़े बुद्धिजीवी आम जनता को नहीं समझा सके थे कि सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। आप आज से सुन रहे हैं क्या? हम तो छोटे थे तब से सुन रहे थे, टाटा बिरला के लिए कांग्रेस सरकार काम करती है, ऐसा सुनते थे। कांग्रेस के खिलाफ में बातें बोली जाती थी, सत्ता का चरित्र बताया जाता था, लेकिन मोदी राज में सत्ता का यह चरित्र इतना नंगा हो गया कि उसको समझने के लिए अब दूरबीन की आवश्यकता नहीं रह गई। सबको दिखता है कि अडानी की दौलत कैसे दिन दूनी चार चौगुनी तो छोटा पड़ गया। ये दिन दूनी के जगह दिन 200 गुनी, 400 गुनी, 800 गुनी, 1600 गुनी, इस तरीके से इनकी दौलत बढ़ती रही और ये बादशाह बनते रहे। या करना क्या है? प्रोडक्शन कुछ नहीं करना है। बिना प्रोडक्शन किए हुए देश में सबसे बड़े अरबपति का, सबसे बड़े अमीर का दर्जा कुछ दिन तो बरकरार रहा, फिर से अंबानी उस जगह पर आ गए।
लेकिन अडानी ने जिस तरीके का जाल फैलाया, अमित शाह और मोदी की टीम ने जिस तरीके से गुजरात में 2002 से लेके ऑनवर्ड और फिर दिल्ली में सत्ता में आने के बाद अडानी को फायदा पहुंचाया, केन्या में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, दुनिया के अलग अलग छोटे छोटे देशों में पहले मोदी जाते हैं, पीछे अडानी जाते हैं और उनको काम लेकर के, काम दिला करके लाते हैं। देश की प्रतिष्ठा इन्होंने दो चंद उद्योगपतियों के लिए गिरवी रख दी। आप कहेंगे कि उद्योग की रक्षा कर रहे हैं देश, अडानी मतलब इंडिया होता है क्या? अडानी पर जब हिंडनबर्ग आरोप लगाता है तो अडानी का जवाब यही होता है कि इंडिया को बर्बाद करने के लिए अडानी पर हमला हो रहा है। वो कहना चाहते हैं कि अडानी इज इंडिया, लेकिन अडानी इंडिया नहीं है। ये इंडिया में जो करप्शन पैदा हुआ है उसका चेहरा है अडानी, और ये बात राहुल गांधी समझा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान में समानता की बात करें, संविधान पर रोज हमले हो रहे हैं। क्या अंबानी जो हजारों करोड़ रुपए शादी में फूंक देते हैं और हम लोग आम आदमी कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके, लोन लेकर के अपनी घर में बेटियों की शादियां करते हैं? यह क्या संविधान की आत्मा को मारा जाना नहीं है? संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है, आरक्षण को धत्ता बता करके नियुक्तियां करना, लैटरल एंट्री करना, और वो जो राहुल गांधी पूरी फेरिस्त बताते हैं कि जितने लोग नौकरशाह हैं उस नौकरशाह में किसकी कितनी भागीदारी है, वो जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, इन सब सवालों का जवाब देना बीजेपी के वश की बात नहीं रह गई है। और यही कारण है कि हरियाणा का चुनाव छोड़ करके नरेंद्र मोदी भागे हैं। मैं बहुत देर से प्रतिक्रियाएं नहीं ले सका हूं, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर लेना चाहता हूं। राहुल symbolizes truth, love, respect, humility, honesty, highly educated and kind-hearted Jan-Nayak. Rahul Gandhi should be the next Prime Minister. Congratulations, my blessing. वीर रंजन जी कह रहे हैं। ये आप में से ही कोई हैं? वीर रंजन जी आप हैं। आप हैं मतलब देश की जनता है, और राहुल गांधी के लिए सद्भावना वाली बातें कर रहे हैं। त्यागी जी लिख रहे हैं, प्रेम सर आज तो ईरान और इजराइल के ऊपर प्रोग्राम होना चाहिए था। हो गया त्यागी जी, सुबह सवेरे कर लिया था मैंने। आप देखते नहीं है हमें, इसका मतलब है सबसे पहले सुबह 9 बजे हमने इस विषय पर प्रोग्राम किया है। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं, आपकी बात का पूरा विश्वास करते हैं, गूगल सर्च क्यों करें। अच्छा, मैं जो कह रहा था अमित शाह जी 3 दिन से नहीं गए, उस पर कह रहे हैं। सलीम खान जी कह रहे हैं, सच्चाई के सामने बेईमानी ज्यादा देर टिकी कहां है? झूठ, धोखा, नाकामी यह 10 सालों में हरियाणा में बीजेपी ने कमाया है, तो जनता के बीच जाकर कैसे अपना चेहरा दिखाएं। बिल्कुल सटीक बात कह रहे हैं। अमृत दास लिख रहे हैं, बेचारे गुज्जू लॉबी, गुजरात लॉबी के बारे में कह रहे हैं। सदगुरु का न्याय हाय, सौरभ जी लिख रहे हैं। हरियाणा में जीत का असल कारण 17 दलित सीट होगी जिस पर सभी की नजर है। सही बात आप कह रहे हैं। अरविंद त्यागी जी कह रहे हैं, सबर करो देश भी छोड़ेंगे। नमस्कार कर रहे हैं। मैं थोड़ा तेजी से बढ़ता हूं, जिसमें कंटेंट है उस विषय, उस प्रतिक्रिया को लेना चाहूंगा। सौरभ कुमार कह रहे हैं, मैंने तो पब्लिक इंडिया प्लेटफॉर्म पर आज रुद्र, अजित देसाई और ज्योति तीनों की खूब बैंड बजाई है। ओहो, ये सारी बातें, ये बैंड मत बजाइए, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और वो अच्छा लगता है। इसी तरह सौरभ कुमार जी लिखते हैं, इनको ब्लॉक। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिक्रिया लेती हैं तेजी से। अभी खबर मिल जाएंगे 15 लाख बिना चश्मे के, सही चश्मा हम लगा के देंगे कंप्यूटर से। अरविंद त्यागी जी 15 लाख की बात कर रहे हैं। हरियाणा में प्रचार को छोड़कर मोदी जी झारखंड इसलिए गए हैं ताकि झारखंड को जीत सके, लेकिन वह भूल गए कि वहां भी मोदी विरोधी लहर है, सत्ता विरोधी नहीं है। जब हरियाणा जिता नहीं सकेंगे तो झारखंड क्या जिताएंगे? अगर हरियाणा को जिता लेते तो आप झारखंड भी संभवतः जीतने का दावा कर सकते थे। यही होता है चुनाव परिणाम, यही होता है उसका असर, और आगे असर दिखेगा। अभिनव प्रिंस जी लिखते हैं, क्या अगर कांग्रेस अवाम इंडिया गठबंधन अगर केंद्र में आती है तो भी परेशानी में रहेगी? अब देश की स्थिति 1947 के समांतर या उससे भी जटिल स्थिति में रहेगी। सारे आंकड़े गलत हैं, अभिनव प्रिंस जी कह रहे हैं। देखिए, कोई भी सरकार आ जाए लेकिन स्थिति को एकदम से तब्दील कोई नहीं कर पाता, लेकिन इस सरकार ने जिस
अवस्था में पहुंचा दिया है, अर्थव्यवस्था की दुर्गति कर दी है, भाई भाई को लड़ा दिया है, परिवार परिवार को बांट दिया है, भाषा भाषा के आधार पर भेद किया है, जाति जाति के आधार पर भेद किया है, कि मैं मैतेई कुकी किया है, हिंदू मुस्लिम किया है, उत्तर दक्षिण किया है, पूरब पश्चिम किया है, मांस खाने वाले मांस नहीं खाने वाले, गोरक्षा वाले गोरक्षा विरोधी वाले, इस तरह हिंदू समर्थक नहीं, मुसलमान समर्थक नहीं, इस तरह से अन्य गिनत आधारों पर इस देश को जो बांटने का काम किया है, ये तो नहीं होगा। इससे तो छुटकारा मिलेगा, और जब इन सब चीजों से छुटकारा होगा तभी तो आप विकास की बात कर सकेंगे। यह बड़ा सवाल है। आगे बहुत सारी बातें हैं। अशोक सक्सेना जी कह रहे हैं राहुल गांधी के एक झटके में हरियाणा के पवेलियन से मोदी शाह को आउट कर दिया, दोनों गुजरातियों को हरियाणा के मैदान पब्लिक खेलने नहीं दे रही, मोदी झारखंड में। बिल्कुल सही बात, एक झटके में। प्रताप एपी लिख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी का पूरा खेल खत्म हुआ है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। अरविंद जी लिख रहे हैं, चलिए कुछ लिख रहे थे मैं समझ नहीं पाऊंगा। अशोक सक्सेना जी लिख रहे हैं मोदी सटिया गया है, झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता का विरोध नहीं है, मोदी की 10 साल की हुकूमत की मुखालिफत है, ये लिख रहे हैं। सुरेश चांद जी लिख रहे हैं मोदी पता नहीं क्या क्या बोलता है, कोई कहेगा कि ये साहब पीएम है भारत का, ये कह रहे हैं। और आगे वीर रंजन जी लिख रहे हैं कि राहुल सिंबलाइजेस ट्रूथ, उसी प्रतिक्रिया को दोबारा लिख रहे हैं। अरविंद त्यागी जी भी प्रतिक्रियाएं देना जारी रखे हुए हैं और ये प्रतिक्रिया बार बार रिपीट करते हुए। चलिए आज हम प्रतिक्रियाओं में इतना ही लेते हैं, लेकिन जिस विषय पर हम थे आपको एक बाइट तो कम से कम प्रियंका गांधी का सुनाना बनता ही है। इसके आगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम आपके पास में प्रियंका गांधी का एक बाइट आपको सुनाते हैं, हालांकि आप बहुत सुन चुके हैं सुबह से, हम जानते हैं। यहीं पे कुरुक्षेत्र की भूमि में हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन दिया और क्या कहा था उस समय कि जब जब अन्याय होगा, जब जब इस दुनिया में अन्याय होगा तो सच्चाई और न्याय की आवाज उठेगी